हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पनीशिया। 22,000 करोड़ से ज़्यादा बड़ा स्कैम, 28 से ज़्यादा बैंक्स इन्वॉल्व और कितने सालों से चल रही एक इंडिया की बिगेस्ट हिस्टोरिकल बैंकिंग स्कैम क्या हमारे सामने आ गई है। ये देखना है हमें कि अभी तक जो एलिगेशंस लगे हैं एबीजी ग्रुप के ऊपर क्या वो सही हैं। सब जानने के लिए हम देखते हैं आज एबीजी शिपयार्ड का केस, जिसके अंदर रिसेंटली फिगर आउट हुआ है कि 22,500 करोड़ से भी ज्यादा का स्कैम। खबर की शुरुआत होती है सीबीआई की तरफ से, क्योंकि सीबीआई ने एक लुकआउट नोटिस इशू किया है डायरेक्टर्स ऑफ एबीजी शिपयार्ड के अगेंस्ट। एबीजी शिपयार्ड एक कंपनी है जिसकी पेरेंट कंपनी है एबीजी ग्रुप, और उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट सीबीआई ने लुकआउट नोटिस निकाला है। मतलब कि वो देश से बाहर नहीं जाने चाहिए, उनको ढूंढ निकालने के लिए सीबीआई अब लग चुकी है। साथ ही साथ परसों की ही बात है कि ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और इसमें ये देख रहे हैं कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग भी तो नहीं इन्वॉल्व थी। तो अब क्या ये जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं एबीजी ग्रुप के अगेंस्ट क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, आइए जानते हैं। एलिगेशन लगा है एबीजी ग्रुप के ऊपर कि उन्होंने 23,000 करोड़ का बैंकिंग फ्रॉड किया है 28 बैंकों के साथ, और उनके जो चेयरमैन है ऋषि अग्रवाल, उनके लिए लुकआउट नोटिस आया। अब ये ऋषि अग्रवाल कह रहे हैं कि जब नीरव मोदी ने 14,000 का स्कैम किया है, जब नीरव मोदी 14,000 करोड़ का कर सकते हैं तो हम थोड़ी ना पीछे रहेंगे। तो नीरव मोदी डज नॉट लुक हैप्पी, वो कहते हैं मेरे से आगे निकल गया। कहने का मतलब कि एबीजी शिपयार्ड, इसके बारे में हम जानते हैं क्या है एबीजी शिपयार्ड। ये एक 1985 में बनी कंपनी है और एबीजी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है। सो ग्रुप ऑफ कंपनीज जैसे होती है, जैसे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा टी ऐसे हैं, वैसे यहाँ 1985 में एबीजी शिपयार्ड बनी थी। इसका काम है शिप बिल्डिंग करना और शिप रिपेयरिंग का बिजनेस करना। साथ ही साथ इसके शिप यार्ड जो लोकेटेड है वो गुजरात के अंदर लोकेटेड है, दहेज और सूरत के जो पोर्ट्स हैं वहां पे। और कंपनी ने 165 वेसल्स अभी तक कंस्ट्रक्ट कर लिया है पिछले 16 सालों में। तो ये था कंपनी का प्रोफाइल। इस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के अंदर लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। लिक्विडेशन का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी बोरोइंग करती है और उसको रिपे नहीं कर पाती तो उस कंपनी के एसेट्स को बेच दिया जाता है ताकि उससे कुछ पैसा रिकवर हो सके। अब इस कंपनी के ऊपर मेन चार्जेस क्या लगे हुए हैं? नंबर 1, डाइवर्जन ऑफ बैंक फंड्स टू ओवरसीज सब्सिडरीज। इसने अपने बैंक्स, जितने भी बैंक्स हमने अभी लिस्ट किए हैं, उनसे लोन लिया किसी और पर्पस के लिए और उसको डाइवर्ट कर दिया अपनी दूसरी सब्सिडरी कंपनीज को जो ओवरसीज लोकेटेड थी। साथ ही साथ इन्होंने एसेट्स परचेज किए और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर ये इन्वॉल्व हुए। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या होता है? सबसे पहले लोन से मिला हुआ जो पैसा है वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिया होता है। फॉर एग्जांपल ये शिप बिल्डिंग कंपनी है तो इसने कोई एसेट्स खरीदने के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए या शिप के रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, कुछ भी ऐसी चीज के लिए लोन लिया होता है। लेकिन यहां पे इनके ऊपर आरोप लगाया कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है। इसका एग्जाम्पल है कि कंपनी के अगर डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के अगर सीईओ हैं, कंपनी के अगर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये लोग कंपनी के शेयर होल्डर्स का बेनिफिट सोचने के लिए रखे होते हैं इस कंपनी के अंदर ताकि कंपनी प्रॉफिटेबल होती रहे। लेकिन यहां क्या हो रहा है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। मान लीजिए इस कंपनी ने कोई सप्लाई का, किसी रॉ मटेरियल की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट देना है। उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिडिंग होनी चाहिए, बेस्ट पॉसिबल बिडर को ये बिड जानी चाहिए। लेकिन यहां पे क्या देखने को मिला है कि यहां पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस किए गए। यानी कि मैंने एज अ डायरेक्टर अपने भाई, भतीजे, जीजा, साला इसकी कंपनी को बोला कि तुम आ जाओ और तुमको मैं ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दूंगा। तो अपने पर्सनल बेनिफिट को जब ऊपर रखता है बंदा, जो डायरेक्टर होता है, जो सीईओ होता है, जो एमडी होता है, और कंपनी के बेनिफिट को नहीं रखता है ऊपर, तो वो होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, टेक्निकल भाषा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई रिकमेंड माय नेफ्यू फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का एक एग्जाम्पल। साथ ही साथ क्या क्या मिला है स्कैम के अंदर? क्योंकि 2018 और 2019 के बीच में अर्नेस्ट एंड यंग नाम की एक कंपनी बहुत बड़ी बिग 5 के अंदर आती है। इस कंपनी ने एसबीआई के कहने के अनुसार एक
ऑडिट करवाया जिसको फॉरेंसिक ऑडिट बोला जाता है। ये फॉरेंसिक ऑडिट से ये पता लगाया गया कि एबीजी ने 98 शेल कंपनीज बनाई थी, ऐसी कंपनीज जिनका पर्पस यही था कि वो ट्रांजैक्शंस को दिखा सकें कि हमने इन कंपनीज को फंडिंग की है, जबकि एक्चुअली वो कंपनीज शिप बिल्डिंग के काम में नहीं जुड़ी हुई थी। साथ ही साथ जो लोन में पैसा लिया था फॉर पर्टिकुलर पर्पस, उस पर्टिकुलर पर्पस की जगह दूसरी जगह वो भेज दिया गया, कहीं कहीं तो पर्सनल अकाउंट्स में भी चला गया। फिर इन पैसों से जो डाइवर्जन किए हैं फंड्स, इन पैसों से पर्सनल एसेट्स भी बनाए गए, यानी कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, सीईओ थे, उनके पर्सनल एसेट्स, और एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स भी करवाई गई। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स क्या होता है कि अगर आपने पुराना कोई लोन चुकाना है तो उसके लिए आप नया लोन ले लो, एंड दैट न्यू लोन विल बी यूज्ड टू रीपे बैक द ओल्ड लोन। लेकिन ये प्रोसेस चलता गया क्योंकि इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी नहीं बची थी। वो हम देखेंगे क्यों नहीं बची थी। तो इनके ऊपर ये पता लगा है कि फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान जो 5 साल का ड्यूरेशन जिसको इन्होंने चेक किया है वो था 2012 से लेके 2017 तक का। इसमें यह भी बताया गया कि 600 करोड़ एक ओशन शिपिंग नाम की कंपनी को दिए गए जो इनकी सब्सिडरी कंपनी थी, और 812 करोड़ एबीजी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये क्या करते थे, अलग अलग नई कंपनीज बना देते थे, उनकी फंक्शनिंग नहीं होती थी कुछ, लेकिन उनके नाम पे लोन लेके उन कंपनी के डायरेक्टर्स को वो प्रोवाइड करते थे, वो फिर अपने पर्सनल एसेट्स में उसको डाल देते थे। तो देखिए, पैसे बैंक से लिए हैं, किसके लिए लिए हैं, शिप बिल्डिंग के लिए, लेकिन आगे कहां जा रहे हैं, वो पर्सनल अकाउंट्स के अंदर। प्रॉपर्टीज परचेज्ड फॉर रिलेटेड पार्टीज, बट ये क्योंकि इलीगल है ना, आपने लोन जिस पर्पस के लिए दिया है उसके लिए यूज नहीं किया, तो आप इस एसेट्स को कंपनी की बुक्स में नहीं दिखाते हो, कंपनी की जो अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं उसमें नहीं दिखाते हो। तो इस तरीके से चालाकियां कर करके इन्होंने सारे के सारे जितने भी कंप्लेनेंट बैंक्स हैं उनमें टोटल 28,842 करोड़ का स्कैम कर दिया है, ऐसा एलिगेशन लगा हुआ है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी जैसे 28 बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक को सबसे ज्यादा घात लगा है इसमें, बिकॉज 7,000 करोड़ उन्हीं का गया हुआ है। अगर हम इस सारी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की टाइमलाइन देखें तो 2007-8 से ये शुरू होती है। यहां पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या वर्ल्ड में रिसेशन आ गया था, इकोनॉमिक मंदी आ गई थी। उसके बाद से शिपिंग इंडस्ट्री बहुत हैवी लॉसेस के अंदर चल रही थी। तो इसका मतलब एबीजी शिपयार्ड ने जो लोन्स लिए हुए थे वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनने वाले थे। इसका मतलब कि उसकी रिपेमेंट करनी अब इनके लिए मुश्किल हो गई थी। जैसे ही ये हुआ 2013 के अंदर इसको एनपीए डिक्लेयर किया गया। अब 2013 तक भी एनपीए नहीं डिक्लेयर किया गया था, आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ। 2016 में जाके पता लगा कि इसके ये जो अकाउंट्स हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होंगे। अब यही बात हो रही है कि क्यों इतना टाइम लग गया ये पता लगाने में कि ये कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुके हैं। इवन आरबीआई की जो गाइडलाइंस है वो भी इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन 2016 में बोला गया कि इसका एनपीए अकाउंट में डाल दो और 2013 के हिसाब से इससे पैसे वापस कलेक्ट करना शुरू करो। अगर ये पैसे वापस नहीं देंगे तो फिर कोई ना कोई आरबीआई द्वारा बताई गई स्कीम के अंडर इसको लोन को दोबारा रीस्ट्रक्चर किया जाता है। तो वैसे ही 2014 में कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के हिसाब से रीस्ट्रक्चर करने की अटेम्प्ट की गई। मतलब कि जो उन्होंने लोन लिया है उसकी टर्म्स, ड्यूरेशन बढ़ा दो या इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, कुछ भी कर दो ताकि वो दोबारा लोन की टर्म्स पे, नए टर्म्स पे वो लोन रिपे कर सके। वो स्कीम भी फेल हो गई तो फिर ये लिक्विडेशन में चला गया, मतलब इसके जितने भी एसेट्स हैं उसको बेचना स्टार्ट कर दिया गया। साथ ही साथ एसबीआई ने एक फ्रॉड आइडेंटिफाई किया 2019 में। 2018 में उन्होंने एक कंसल्टेंसी फर्म अर्नेस्ट एंड यंग को कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट करो, एविडेंस निकालो कि फ्रॉड हुआ है, और उस फ्रॉड के एविडेंस के साथ एसबीआई 2019 के नवंबर महीने में सीबीआई के पास गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास गया, ये कहते हुए कि इन्होंने फ्रॉड किया है। अब ये कई पॉलिटिकल पार्टीज ये आरोप लगा रही है कि जनवरी से लेके नवंबर तक कम से कम ये टाइम तो सेव किया जा सकता था, चाहे पहले का टाइम नहीं, तो इतना टाइम क्यों लगा? तो एसबीआई का यहां कहना है कि एसबीआई ने सारी एक्टिविटीज बिल्कुल प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू की है, सीबीआई के साथ कम्युनिकेट करके। क्योंकि ऐसे केसेस में एसबीआई का कहना है कि जनरली होता है ये है कि अगर मैंने कोई पहली कंप्लेंट फाइल की तो सीबीआई मुझे कहता है कि और एविडेंस लेके आओ और सबूत लेके आओ, तब हम इसके अगेंस्ट केस बनाएंगे। तो सीबीआई और एसबीआई का स्टैंड तो क्लियर है। साथ ही साथ सीबीआई कहता है कि
स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी कंसेंट विड्रॉ की हुई थी। आपको याद होगा कई ऑपोजिशन पार्टीज की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, इन्होंने कंसेंट विड्रॉ की हुई है सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने से। दैट इज अंडर सेक्शन 6 ऑफ डीएसपीई एक्ट। तो सीबीआई कहता है कि इसकी वजह से कुछ डिलेज हुए हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो हैं, ये एनपीए अकाउंट बनना और इलीगल एक्टिविटीज ऑल्सो हैपन ड्यूरिंग यूपीए। तो ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम चल रही है, जहां पे कांग्रेस के ऑपोजिशन पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि एसबीआई एंड गवर्नमेंट ने इतना टाइम लगा दिया स्कैम को आइडेंटिफाई करने में। तो अब देख रहे हैं ऑलरेडी हिट इकोनॉमी को, ऑलरेडी हिट बैंकिंग सेक्टर को, जो बहुत मंदी में चल रहा था, उसको एक और स्कैम ने हिट कर दिया है। तो अब आगे जैसे जैसे एक्टिविटीज अनफोल्ड होती रहेंगी, हम इसके बारे में और ज्यादा जानते रहेंगे। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन द ईमेल IDs ऑन योर स्क्रीन। थैंक यू।